बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात। प्रोग्राम ऑन रिकॉर्ड के साथ जवाद शमसी आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, पाकिस्तान में मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इश्यूज़ की कभी भी कोई कमी नहीं होती। किसी न किसी हवाले से कोई ना कोई इशू जो है वो तैयार खड़ा होता है कि मुझे डिस्कस करो। जिस तरह आपने देखा कि कल एक बिजनेस मीटिंग थी पाकिस्तान में, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथ भी मुलाकात हुई, शहबाज शरीफ के साथ अमेरिकन वफद आया हुआ था। और हैरान कुन हद तक जब वो प्रेस के लोगों से मुलाकात हुई तो उन्होंने रिचर्ड गरनेल का हवाला देकर कुछ बातें की जिसकी अभी तक कोई तरदीद नहीं आई। तो मेरे नज़दीक जिस तरह के मामलात हुए हैं या जिस तरह की गुफ्तगू हुई है एक सीनियर सहाफ़ी के सवाल के जवाब में, तो उसका रिबटल आना चाहिए था अगर कोई इंटरेस्टेड थे। ये जो उन्होंने बार बार कहा कि रिचर्ड गरनेल को मिसगाइड किया गया था साबिक वज़ीर आज़म यानी बानी पीटीआई की वीडियोस दिखा के, तो ये मामला आज डिस्कस करूंगा। और दूसरा, पीका एक्ट जो है, तरमीमी बिल जो है वो मंजूर हो गया और वो कानून बन गया। आसिफ अली जरदारी पे उम्मीदें थी सहाफ़ी तंजीमों को, लेकिन आसिफ अली जरदारी ने भी साइन करके जो है काम पक्का कर दिया और अब ये कानून बन चुका है। अब या तो फिर ये जो सहाफ़ी डट जाएं तो या फिर भुगतें। अब सब भुगतेंगे यकीनन। ये एक ऐसा कानून है कि एहतियात बरतनी पड़ेगी हर हवाले से। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है खबर सच्ची होती है, उसको फेक न्यूज़ करार दे दिया जाता है सरकार की तरफ से या जिस तरह भी, तो उसके असरात अब बहुत गहरे होंगे। मैं समझता हूँ कि इससे हमें थोड़ा मोहतात भी होना होगा। और फिर दूसरा, एक आज मैं बात ज़रूर करूँगा कि ये जो पीटीआई वाला मामला है, मज़ाकराती मामला, उसमें शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि पीटीआई जो है वो मुनहरफ हुई है मज़ाकरात से। इसका भी अहाता करेंगे। मेरे साथ इन मौज़ूआत के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए पीटीआई के सीनियर रहनुमा साबिक वज़ीर मोहतरम हमारे बड़े अजीज़ दोस्त हैं जमशेद चीमा साहब। अस्सलाम वालेकुम चीमा साहब। जी वालेकुम सलाम जी। चीमा साहब, अपना ये जो रिचर्ड गरनेल ने कहा है कि एहतियात करें वहाँ पे, बल्कि ये तो बहुत आगे बढ़ के उन्होंने बात कर दी कि एहतियात करें फंड्स देते हुए पीटीआई को। ये यहाँ 30-40 हज़ार डॉलर या 30-40 लाख डॉलर वहाँ पे खर्च हो चुके हैं लॉबिंग के लिए। और फिर रिचर्ड गरनेल के हवाले से गुफ्तगू उन्होंने जो की है वो भी आपके गोशगुजार मैंने की है। तो ज़रा बताइए कि कहीं जो उम्मीदें थी ट्रंप के हवाले से वो दम तोड़ चुकी हैं पीटीआई के प्लेटफॉर्म से, या अभी वहाँ से कुछ उम्मीद है? मैं समझता हूँ इसको आप अदरवाइज लें कि आप एक यू कैन से कि एक ऐसा आदमी जो क्राइम कर चुका है, जिसके बाप को सजा हो चुकी है, जो फ्रॉड में मुलव्वस है, $10 मिलियन उसकी टोटल वर्थ है। सो ऐसा बंदा मेरी गवर्नमेंट को लाना पड़ा है इस मुल्क में, और उससे प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसका प्रोटोकॉल, उसको बिजनेसमैन के तौर पर यहाँ पे प्रेजेंट करना, अरबों डॉलर वहाँ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लाएगा। जिस बंदे की अपनी औकात ये है कि वो फंड भी इकट्ठा करे, तो उसको उस मुल्क का सदर जो है वो फंड लेने को तैयार नहीं है। वो एक तस्वीर के बदले उससे फंड लेने को तैयार नहीं है, मिलने को तैयार नहीं है। इस तरह का बंदा फिर जिसके बाप को सजा हुई, फिर मतलब उसका बाप भी फ्रॉडिया, उसका बहनोई भी फ्रॉडिया, बहनोई की कंपनी के साथ मिलके तो उसने फ्रॉड करने की कोशिश की। तो ऐसा आदमी यू कैन से कि उसे ला के यहाँ प्रेजेंट करना पड़ रहा है कि जी वो कहता है कि इमरान खान जो है ये इनसे कोई इंटरेस्ट नहीं है अमेरिका को, या फला फला फला। मैं समझता हूँ कि देखें, इमरान खान से और अमेरिका इस रिलेशनशिप को देखने की जरूरत नहीं है। हमें देखने की जरूरत ये है कि क्या यहाँ पे हम कहीं ह्यूमन राइट्स को वायलेट तो नहीं कर रहे हैं? सही। क्या हम यहाँ आइन और कानून के मुताबिक चल रहे हैं? क्या हमारी अदालतें आजाद हैं? क्या हमारा मीडिया आजाद है जो आइन ने? चीमा साहब, आपको याद होगा मेरी इस मौजू पे आपसे बात हुई थी कि ये बात आपने बिल्कुल दुरुस्त की है। अगर ह्यूमन राइट्स के हवाले से बात करें तो जब अंदर से लोग बानी पीटीआई सजा जब होती है तो वहाँ गौहर साहब जो बात करते हैं या दीगर आपके हमायदीन बात करते हैं तो वो बड़ी हंस हंस के बातें करते हैं सजा के ऊपर। उनके चेहरे के ऊपर ज़रा भी तशवीश नहीं होती जो कि होनी चाहिए एज ए ह्यूमन बीइंग।
तो नहीं बानी पीटीआई को ये आयरन मैन के तौर पे पेश कर रहे हैं। वो भी इंसान है, गोश्त पोस्ट का इंसान है, उसके भी ह्यूमन राइट्स हैं। तो ये आप बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं। ये तो लाया अमल जो पीटीआई ने बनाया है वो चेंज करना पड़ेगा, पूरी दुनिया में वावेला करना पड़ेगा कि ज्यादती हो रही है। नहीं देखिए, मैं समझता हूँ कि ये सब्जेक्टिव स्टेटमेंट आप दे रहे हैं, थोड़ी सी जैसे कहते हैं कि ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं कि जी वो फलां जगह हंस क्यों पड़ा। मेरा सवाल तो ये मसला बानी पीटीआई का नहीं है, गौहर अपना बैरिस्टर गौहर का, ये मेरा और आपका नहीं है, ये तो पूरे पाकिस्तान का मसला है, 25 करोड़ लोगों का मसला है ये मुल्क जो आइन और कानून के मुताबिक चल रहा है या नहीं चल रहा। मेरे मुल्क की अदालत जो है वो खड़ी है अपने पाँव पे या लेट चुकी है। ये मेरा और आपका मसला है, ठीक है। सो मैं समझता हूँ कि इस बात को हम अमेरिका से रिलेट करना, इंग्लैंड से रिलेट करना, किसी और मुल्क से रिलेट करना, ये ठीक नहीं है। ये तो देखें एक मतलब इशू क्या है। इशू ये है कि दुनिया की एक बरादरी बन चुकी है, उस बरादरी में जहाँ कहीं भी ह्यूमन राइट्स वायलेट होते हैं तो बाकी दुनिया का कंसर्न बन जाता है। किसी भी मुल्क में कोई क्राइम होता है, वो किसी बैंकिंग के हवाले से हो, वो आप कहने के ट्रेड के हवाले से हो, वो अपना मिनॉरिटीज के हवाले से हो, वो दुनिया का इशू बन जाता है। सो पीटीआई के साथ जो हो रहा है ये दुनिया का इशू है। इसको ये नहीं है कि फलां हाईलाइट करेगा तो इशू है, ये एक्चुअल इशू है। जब एक्चुअल इशू है तो वहां पे जाहिर है वो अमेरिका में जो कोई भी ह्यूमन राइट्स के हवाले से अपनी परफॉर्मेंस शो करेगा तो वो जरूर इस कंसर्न को एड्रेस इस बात करेगा। वो फ्रांस का कोई पार्लियामेंटेरियन हो या ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन हो, वो इंग्लैंड की हो, वो किसी और जमहूरी मुल्क की हो, जहाँ कहीं भी जमहूरियत मौजूद है या ह्यूमन राइट्स की लोग बात करते हैं, वहां पे ये कंसर्न मौजूद होगा। ठीक है। लिहाजा मैं समझता हूँ मेरे लिए ये इशू नहीं होना चाहिए। अगर मैं स्टेट्समैन हूँ तो मेरा इशू ये नहीं होना चाहिए कि मुझे कोई मेरी गर्दन दबाएगा तो फिर मैं उसकी बात मानूंगा। मेरा तो इशू ये होना चाहिए कि मैं कोई गैर कानूनी काम कर रहा हूँ तो क्या ये बिल्कुल ये बिल्कुल चीमा साहब आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि हमारे यहाँ जो आइन और कानून है अगर उस पर अमल किया जाए तो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन नहीं होनी चाहिए, खुद ब खुद अमल होना चाहिए। लेकिन यहाँ मांगना पड़ता है, कहना पड़ता है, अपना स्ट्राइक करनी पड़ती है और एहतजाज करना पड़ता है, फिर जाके दुनिया में ये रजिस्टर्ड होता है मामला। तो क्या आप इस बात से इत्तफाक करेंगे कि बानी पीटीआई के बारे में ये कह देना कि वो तो सजा सुन के मुस्कुरा रहे थे, और जिस तरह किसी ज़माने में जब यूसुफ रज़ा गिलानी वज़ीर आज़म थे तो बाबर अवान साहब जो आजकल आपके पार्टी में हैं वो कहा करते थे नोटिस मिले कुछ ना हिलिया। नहीं देखें, इसमें जो है ना बात पहले हो रही थी, ये जो मौसूफ है, मुझे नाम नहीं इनका आता, जो आए हुए हैं, एक जेंट्री जी, ठीक है। तो जो जेंट्री साहब हैं वो आप कह लें कि मेरी गवर्नमेंट को ऐसा बंदा लाना पड़ा जो बाकायदा एक फ्रॉड में मुलव्वस है, उससे यहाँ आके एक फ्रॉड करवाया जा रहा है। और उससे पहले एक वाकया हुआ, तारड़ साहब थे कोई, तो वो आप कह लें कि वो एज एन एडवाइजर यहाँ पेश होते रहे कि जी मीडिया पे कई दिन उन्होंने शुगर लगाए रखा कि मैं ट्रंप का एडवाइजर हूँ। हाँ, अच्छा, वो साजिद तारड़ साहब जी, साजिद तारड़ साहब। और तारड़ साहब को फिर वहां लोगों ने डिनाई किया कि ये तो किसी भी स्टेज पे कभी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल नहीं रहा, ना इसकी कोई पोजीशन है, ना पार्टी में इसकी कोई पोजीशन है। ये उसी तरह का गवर्नमेंट ऑफिशियल के बारे में बात है कि आपके 3 सेनेटर ने वहां पे क्या उन्होंने क्या ट्वीट की है, या रिचर्ड गर्नेल जिसकी जिम्मेदारी ही ये है मतलब अपना हारजा अमूर की, या एनवाई है टू द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, उसकी बात जो है वो रद्द की जा रही है कि ऐसे बंदे से फ्रॉड में मुलव्वस है और एक छोटा मोटा फ्रॉडिया है, छोटा मोटा बिजनेसमैन है। वहां का छोटा मतलब जितनी उसकी वर्थ है $10 मिलियन, $10 मिलियन का मतलब क्या है, 3 करोड़ रुपया, 3 अरब रुपया। 3 अरब रुपया आप कोई 8 कनाल का घर देखें, ये आप कह लें कि मेन बुलेवार्ड पे, तो उसकी ये कीमत है। वो 8 कनाल का, ये 16 कनाल की ये कीमत है। एक मतलब आप देखें कितना बड़ा बिजनेसमैन होगा, क्या उसकी औकात है। तो फिर सर जब कल स्टेटमेंट आई है तो ये तो पूरे इंटरनेशनली अल जजीरा ने भी चलाई है, दीगर CNN ने भी चलाई है, तो रिचर्ड गर्नेल ने इसका रिबटल क्यों नहीं दिया कि ये झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है? 2 चीजें ही हो सकती है ना। नहीं, मेरे मुल्क के बंदे आप कहने का अमेरिका में भी सब फिर रहे हैं, मेरे मुल्क के बंदे आप कहने को तुर्की में भी सैर कर रहे हैं, वहां को बात कर लेगा तो मेरा बयान देना चाहिए। मैं आपको अहमियत बता रहा हूँ कि एक बंदा के एक मेन बुलेवार्ड में एक घर की कीमत है, ये उसकी टोटल औकात है, उसके बारे में रिचर्ड गर्नेल क्यों बात करें? ये बेसिकली देखें छोटे मोटे तमाशे की, मेरा बंदा जाके ऑस्ट्रेलिया में या आप कह रहे हैं यूके से तुर्की में जाकर बयान दे रहे,
तो मेरा नतीजे हार जाए, मैं कुत्ता कान ले गया उसके मगर पीछे चल पड़ेगा। ऐसा तो नहीं होता कि वो उसका रिबेटल दे। यानी आपका इस पे इसरार करना, मैं ये समझ सकता हूं, जो मैं समझा हूं कि आप ये कहते हैं कि ये बंदा गलत बयानी कर रहा है, वहां अहमियत है बानी पीटीआई की, और एब्सोल्युटली नॉट कहने वाले अब अमेरिका को एब्सोल्युटली यस कहने के लिए तैयार हैं। मैं कह रहा हूं कि इतनी ज्यादा परेशानी है, ये मेरे पानी की इतनी अहमियत है कि उसको वो छोटी मोटी 2 दिन की आप कह लें कि प्रेशर रिलीज करने के लिए एक फ्राडिया ला के बैठाना पड़ा, एक दूसरा साजिद तारड़ लाना पड़ा, एक और साजिद तारड़ लाना पड़ा, फिर उस एक बुलबुला बनाते हैं, उस बुलबुले में बुलबुला 2 दिन बाद फट जाते हैं, फिर खत्म हो जाती है बात। ठीक है, जिसे कहते हैं कि अगर थोड़े ये हालात आ गए तो फिर जंग बंद कर दो। ठीक है, बेसिकली मेरी गवर्नमेंट का लेवल ये जंग बंद नहीं कर दो, फिर सुलह कर लो। फिर सुलह कर लो। तो मेरी गवर्नमेंट का हाल ये हो गया है कि मेरी गवर्नमेंट जो है वो बेचारी इस तरह के साजिद तारड़ जैसे और इसके मतलब ये जेनेटरी जैसे फ्राडिये लाके तो उनको बाकायदा एक स्टेट्समैन बना के पेश करती है, उनकी बातों को टीवी पे चलाती है, आपको हुक्म देती है कि आप इस पर प्रोग्राम करें। ठीक है, आप मुझे लेते हैं, फिर ये चल रहा था कि कैसे बड़ी बात है। तो मैं सच्ची बात है, मुझे अगर अपनी पार्टी को डिफेंड न करना तो मैं इस छोटे मोटे आदमी के बारे में बात करने को तैयार नहीं हूँ। सच्ची बात है, मैं अपनी पर्सनल बात कर रहा हूँ, मैं पूरी ईमानदारी से बात कर रहा हूँ। ठीक, तो मैंने ये छोटा मोटा शार्ट है, एक उठाई गिरे वाला काम है। ये उठाई गिरे वाला काम है कि यू आर ट्राइंग एक चाय की प्याली में तूफान आने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो चाय की प्याली रहेगी, उसमें आया हुआ तूफान कितना मतलब वो तो आपका 2 फुट जगह गिरी नहीं कर सकेगा। सो बेसिकली है ही कुछ नहीं। 25 करोड़ लोगों का मुल्क है, और आपने कहा जजीरा पे आया, जजीरा पे आएगा, अल जजीरा पे आएगा कि 25 करोड़ लोगों के मामले में जो भी बात हो उसके देखें इस वक्त सबसे बड़ा इस मुल्क का इशू क्या है। ठीक है, इस मुल्क का सबसे बड़ा इशू बन गया। अब आ जाए पीके एक्ट के ऊपर। अब जरदारी अफजल भट्ट साहब जो हैं, हमारे साथियों की तंजीम के जो सरबराह हैं, वो उनका कहना था कि हमें जरदारी साहब पे बड़ा अफसोस है। अच्छा, उन्होंने सेनेट से अफसोस नहीं है, उन्होंने जनाब कौमी असम्बली से अफसोस नहीं है। अब जरदारी के साइनों पे उन्हें बड़ा अफसोस है, सिग्नेचर्स पे। वो समझ रहे थे कि हमें बुलाया जाएगा, हमसे कोई मामला तय किया जाएगा, वो नहीं हुआ। अब जरदारी साहब ने भी सिग्नेचर्स कर दिए, तो पीपल्स पार्टी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तो शामिल है सारे मामले में। तो आप बताइए कि इस बिल का अब क्या होने जा रहा है आगे, आपके पास क्या खबरें हैं? देखें, इस मुल्क ने इकट्ठे ही गुलाम बनना है, इकट्ठे ही इस मुल्क ने आजाद होना है। तो ये जो आप कहते हैं कि अदालत आजाद नहीं है, मीडिया आजाद नहीं है, तो मुल्क गुलाम है। ठीक है, तो इस मुल्क में अगर आपकी अदालत गुलाम हो गई तो ये साथी क्यों आजाद रहना चाहते हैं? ठीक, अगर इस मुल्क के सियासतदान गुलाम हो गए, सियासतदान की तो फिर आप तैयार हो जाएं। ये पीके एक्ट का शिकार अगर मेरे जैसे लोग होते हैं या कुछ जर्नलिस्ट होते हैं, तो उसका जुर्माना तो आप जैसे अमीर लोग ही दे सकते हैं, कोई दस्ते शफकत रख सकते हैं। हमारे पास तो इतनी इस्तात नहीं होती। नहीं, मैं कह रहा हूं कि आप तैयार हो जाएं कि आप इस सियासतदानों को, इस मुल्क में जमहूरियत को डिफेंड। चलो 3 साल कैद ते कट लांगे, लेकिन जड़ा उतला 20 लाख है वो तो कोई जमशेद चीमा ही अदा कर सकता है ना। नहीं, जमशेद चीमा तो खुश होगा कि अगर यहाँ पे जवेद चौधरी गिरफ्तार हो जाए, अगर सोहेल बड़ैत गिरफ्तार हो जाए, अगर यहाँ पे आप कह लें कि ये जो अफसार आलम गिरफ्तार हो जाए, तो जमशेद चीमा तो खुश होगा कि इन्होंने जमहूरियत की पीठ में खंजर घोंपा था, लिहाजा मैं तो इनको गिरफ्तार होते। लेकिन चीमा साहब, जो मेरे जैसे अपना कमजोर जर्नलिस्ट हैं, जिन्होंने एक पाकिस्तान को एक तोहफे के तौर पे, मैं समझता हूं कि जिन ममालिक में आप पॉलिटिकल पार्टीज इंट्रोड्यूस करते हैं, वो एक बहुत बड़ी खिदमत होती है, क्योंकि जिन ममालिक में पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होती उनका हाल अफगानिस्तान जैसा होता है, सीरिया जैसा होता है, दीगर ममालिक जैसा होता है। और हमने एक तहरीक इंसाफ की सूरत में पाकिस्तान को तोहफा दिया था, हमने सड़कों पे मारे खाई थी। और मैं समझता हूं कि इस पार्टी को, या मुस्लिम लीग नवाज को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, या JUI फे को, या जमात इस्लामी को फलना फूलना चाहिए, इनके पर नहीं काटने चाहिए। देखिए, मैं आपकी बात से 100% पार करता हूँ। मजाक की बात मजाक में, मैं कहता हूँ कि देखिए, मैं दोबारा अपनी बात करूँ। हाँ, मैं कहता हूँ जमहूरियत हो, सियासत हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, सहाफत हो, इन्होंने इकट्ठे आजाद रहना है और इकट्ठे गुलाम होना है। बिल्कुल ठीक है। अगर इस मुल्क की अदालत आजाद ना हो, अगर इस मुल्क में इमरान खान जो है उस पर मतलब मुफ्त के 200 केस बना दिए जाए जिसका कोई मतलब ही ना हो,
इस मुल्क में नवाज शरीफ को पकड़ के अंदर दे दिया जाए और कोई पूछने वाला ना हो और साफत जाके दूसरी तरफ खड़ी हो जाए, तो फिर साफत को इंतजार करना चाहिए कि उसकी बारी भी आएगी। दुरुस्त है, दुरुस्त, हाँ, एग्रीड, उसकी बारी एग्रीड, एग्रीड। लिहाजा इस मुल्क ने, जमहूरियत ने या ह्यूमन बीइंग ने 25 करोड़ का मुल्क है, इन्होंने इकट्ठे आजाद होना है और इकट्ठे इन्होंने गुलाम होना है, ठीक है। सो मेरी और आपका आजादी की जिद्दोजहद का टाइम आ गया, ठीक, हमें कलेक्टिव होना होगा। और ये मैं बात कर रहा हूँ, इमरान खान का मसला नहीं है, दुरुस्त है, वो मेरी और आपकी जंग लड़ रहा है, और ये सिर्फ मेरा भी मसला नहीं है। नहीं, लेकिन क्या अच्छा ना होता कि आप जब मुज़ाकरात कर रहे होते तो इस बिल को भी वहां पे आप लेके जा सकते थे मुज़ाकराती टीम के पास, ये कोई बेनिफिशियरी हो सकती थी मुज़ाकराती कमेटी आपकी, हमारे लिए और आपके लिए, मुज़ाकराती अमल ही जो आपने छोड़ दिया। मुज़ाकरात में आपको दिया क्या जा रहा है, आपको मुज़ाकरात में असर हो रही है कि आप बनीगाला चले जाएं, आप ज़मान पार्क चले जाएं, ठीक, और इस मुल्क के लोगों के मैंडेट की बात ना करें, इस मुल्क के लोगों की जमहूरी कदरों की, जमहूरी आज़ादियों की बात ना करें, बेसिक ह्यूमन राइट्स की बात ना करें, आप सिर्फ अपनी आज़ादी ले लें। तो इमरान खान ने कहा है कि मुझे अपनी आज़ादी, ये इस वक्त यास्मीन राशिद अंदर हैं या महमूद रशीद साहब अंदर हैं, स्वाति साहब आज छूटे हैं, एजाज शेर साहब हैं, उमर चीमा साहब हैं, हमें सिर्फ ये 5, 10, 20 लोगों की, 100 लोगों की, 1000 लोगों की आज़ादी नहीं चाहिए, इस मुल्क की आज़ादी चाहिए। लिहाजा इस मुल्क की आज़ादी की बात करें। वो कहते हैं कि आप इस मुल्क की आज़ादी की बात ना करें, ना इस मुल्क के मैंडेट की बात करें, आप सिर्फ अपनी बनी गाला में जाके चुप करके बैठ के तो आप मुर्गियां शुर्गियां वहाँ खाएं और देसी घी खाएं और मौजें करें, वहाँ पे आप सैर करें पहाड़ों पे। तो इमरान खान कहते हैं कि मैं जेल की 7 बाई 9 की कुर्सी में बैठा हुआ बेहतर हूँ, मैं इस मुल्क की जमहूरी आज़ादी की बात करूंगा। लिहाजा देखें, जब आज़ादी होगी, जब रूल ऑफ लॉ की बात होगी, आइन की बात होगी, कानून की होगी, तो यहाँ पे पीका एक्ट नहीं होगा, कोई पीका एक्ट नहीं होगा, सर सब खत्म हो जाएगा। ठीक, लेकिन अगर इस मुल्क की पार्लियामेंट जो है उसके अंदर से बंदे उठाए जाते हैं और आप बोले ना, ठीक है, अगर इस मुल्क की सुप्रीम कोर्ट जो है वो हॉस्टेज बन जाए तो आप बोले ना, तो फिर इसका मतलब ये है कि फिर यू कैन से कि आपको आजादी की जमानत को नहीं दे सकता। अच्छा चीमा साहब, अगर आपको याद हो तो अपना जब आपकी गवर्नमेंट थी, मैं आपकी बेगम साहिबा और आपसे मैं इस बात पे कभी भी मैं गिला नहीं करूंगा, क्योंकि आप एक मोतदिल फैमिली हैं और आप इंतहाई जमहूरियत पसंद लोग हैं और आपका एक वकार है, आपकी एक रिस्पेक्ट है, आप एक बड़ी मेहनत से आपने एक अपना मकाम बनाया है, किसी गेट नंबर 4 या दीगर जगह से आप नहीं आए, आपकी हद तक या आपकी बेगम साहिबा की। लेकिन मैं अफसोस के साथ, मैं गिला नहीं कर रहा, लेकिन आपकी पार्टी की हुकूमत के ज़माने में मुझे उठाया गया और हब्से बेजा में रखा गया, और वो जो लोग थे जिन्होंने मुझे उठाया था, मैं गवर्नर पंजाब तक रसाई हासिल करने की कोशिश करता था या बानी पीटीआई की हासिल करने की कोशिश करता था, वो पार्टी के आपके लोग थे और उन्होंने मेरी रसाई नहीं होने दी और मैंने वो भुगता और मेरा शो बंद कराया गया, हालांकि मेरा कोई ऐसा मामला नहीं था। इसी तरह हम बात करते थे जैसे आज मैं कर रहा हूं। आज अगर आप समझते हैं कि मेरा मौकफ आज दुरुस्त है तो उस वक्त भी मेरा ऐसा ही मौकफ होगा। तो क्या आपको अफसोस है इस बात पे? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये जो मेरी पार्टी है, देखिए एक ना बोला जाता है कि दुनिया में वो रवैये पनपते हैं जो अप्रिशिएट होते हैं। दुनिया में वो रवैये पनपते हैं जो अप्रिशिएट होते हैं जी। अब इस मुल्क की 77 या 78 ईयर की हिस्ट्री है, वो ये है कि जिसकी कनेक्शन मौजूद है वो पनपता है और जिसका कनेक्शन नहीं मौजूद वो पनपता नहीं है। सही। वो साथियों में हो, वो सियासतदानों में हो, वो किसी भी जगह पे हो। तो मेरी पार्टी में भी काफी लोग हैं जो आप पहले कनेक्टेड हैं। मैं समझता हूँ कि कनेक्टेड होना को बुरी बात शायद ना हो, लेकिन ये जो असूल है आपका, जो आइन आपका है, जिसकी आपने कसम खाई है, हलफ दिया है, ये जो झंडा लेके घर से निकले, जमहूरियत का, आइन का, कानून का, बेसिक राइट्स का, मुआशी और समाजी इंसाफ का, वो अगर आपने झंडा उठाया हुआ है तो फिर आपको पाबंदी भी इसी की करनी है। बिल्कुल ठीक। तो मुझे आपके साथ खड़े होना होगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, एग्रीड। मुझे अफसोस है आपके साथ ऐसा हुआ, तो आपके साथ हो या मेरे साथ हो। हाँ, बिल्कुल ठीक है। वो मेरे किसी अदालत के में बैठे हुए जज के साथ हो, हाँ, या मेरे किसी वकील के साथ हो, वो मिसिंग पर्सन जो हुआ है बलूचिस्तान के पहाड़ों से, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। वो सारे बेचारे ये मजलूम लोग हैं। हमें मजलूमों को मिलके तो हमें इशारा उस तरफ करना चाहिए जहां से कोई एब्सोल्युटली राइट, एग्रीड विद यू। बहुत शुक्रिया चीमा साहब, बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में हमें वक्त देने का।
नाज़रीन, आपने जमशेद चीमा की गुफ्तगू सुनी। ऐसे ही मैं बरसरे तज़किरा ज़िमनन अपने बारे में सवाल कर दिया। इमरान खान के दौर में जब मुझे उठाया गया, और मैं ये करना नहीं चाहता था क्योंकि ये भी ज़ेरे अताब रहे, इन्होंने भी बड़ा भुगता, लेकिन ऐसे ही मेरा क्योंकि आज बड़े जमहूरियत के ये चैंपियन बने हुए हैं, उस वक्त ये उन लोगों पे कदगन लगाते थे जो आइन और कानून की बात करते थे। जो मेरे साथ हुआ वो मैं अपना टीवी पे मैं बयान कर रहा हूं।